वेलकम टू एडू लर्निंग पॉइंट। एडू लर्निंग पॉइंट चैनल में मैं श्रवण कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए सीटेट से संबंधित एक और वीडियो लेकर आए हैं। तो आपने हमारी जो पिछली जो वीडियो है सीटेट से संबंधित, उसमें आपने हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता का अध्ययन किया है। तो चलिए, आज हम आपके लिए वैदिक सभ्यता से संबंधित टॉपिक लेकर आए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे बार बार आपसे के जो विभिन्न जो टेट एग्जाम के साथ साथ जो टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स हैं सोशल साइंस से संबंधित, उसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। वैदिक सभ्यता, जो वैदिक सभ्यता है ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। ये बात आप याद, जो सिंधु सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी और प्रागैतिहासिक युग की सभ्यता उसे कहा जाता है। प्रागैतिहासिक युग क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि इस युग की कोई भी लिखित जानकारी या स्रोत हमें अभी तक नहीं मिला है। और वैदिक सभ्यता को वैदिक सभ्यता नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इस युग में क्या थे, वो ऋषियों ने वेदों सहित अनेक ग्रंथों की रचना करना आरंभ कर दिया था। वैदिक काल का विभाजन, जो वैदिक काल है उसे मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से भाग हैं वो? पहला है ऋग्वैदिक काल, जिसकी जो अवधि है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, इसे पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है। ये बात भी आप याद रखिएगा। और दूसरा जो काल है वह उत्तर वैदिक काल, जिसकी जो अवधि है, समय सीमा है, वो 1000 से 600 ईसा पूर्व के मध्य मानी जाती है। जो वैदिक युग की जानकारी क्या मिलती है? मानव द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं के अलावा इस युग की रचित रचनाओं में, जो वैदिक युग में अनेक जो ग्रंथों की वो रचना की गई थी। तो कौन कौन से है वो देखिए। जो वैदिक युग की जो रचनाएं हैं, पहला है वेद, दूसरा है ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा उपनिषद और चौथा आरण्यक। तो वेद कितने हैं, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की जो संख्या है वो मुख्यतः 4 है। कौन कौन से हैं ये बात भी आप याद रखिएगा। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। जो ऋग्वेद है उसको सबसे प्राचीन वेद उसको माना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमारे एग्जाम्स में कि जो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा ऋग्वेद। और जो दूसरा देखिए यजुर्वेद, इसे गद और पद, इसमें जो गद और पद से संबंधित रचनाएं हैं, जो पूजा पाठ से संबंधित जो मंत्र हैं, ये बात भी आप याद रखिएगा। जो पूजा पाठ से संबंधित मंत्र हैं वो किस में है? वो यजुर्वेद में है। और गद से पद से संबंधित जो रचनाएं हैं वो यजुर्वेद के अंतर्गत पाई जाती हैं। तीसरा है सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। जो कथकली हैं और जो विभिन्न जो शास्त्रीय संगीत की जो आप रूप देखते हैं वो सामवेद से वो लिए गए हैं। तो भारतीय संगीत का इसको जनक माना जाता है। और जो अंतिम वेद है जिसकी रचना की गई थी वो अथर्ववेद है। और इसमें तंत्र मंत्र, रोग निवारण और राजकर्म, ये सभी हमें कहाँ मिलता है? ये देखने के लिए अथर्ववेद में। तो चलिए दोस्तों, वेद को जो भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ माना जाता है। तो वेदों के संकलनकर्ता कौन है ये बात भी आप याद रखिएगा। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, इन्हें वेदों का संकलनकर्ता माना जाता है। तो ऋग्वेद, जब हम ऋग्वेद की बात करते हैं तो एक तो ये सबसे प्राचीन वेद है। और जो दूसरा इसकी जो रचना हुई थी वो 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। और अगर ईसा पूर्व के अनुसार हम बात करें तो जो ऋग्वेद की रचना है वो 1500 ईसा पूर्व। जो वर्ष पूर्व और जो ईसा पूर्व की जो अवधि है उसमें 2000 वर्ष का डिफरेंस है। ये बात आप याद रखिएगा। अगर वर्ष पूर्व आता है तो 3500 वर्ष पूर्व हमारा सही आंसर होगा। अगर ईसा पूर्व पूछा जाता है तो वो 1500 ईसा पूर्व। ऋग्वेद की भाषा, अगर हम ऋग्वेद की भाषा की बात करें, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि भाषा कौन सी है, तो वो भाषा थी वैदिक संस्कृत। तो उसे प्राक संस्कृत भी कहा जाता है। जो ऋग्वेदिक जो प्रार्थनाएं हैं उन्हें सूक्त भी कहा जाता है। ये बात भी आप याद रखिए। जो ऋग्वेद में जो 1028 प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। और जो ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं या सूक्त हैं उसमें मवेशियों, पुत्रों और घोड़ों की प्राप्तियों का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में जिन्होंने सूक्त या प्रार्थनाओं की रचना की है दोस्तों, वे कभी कभी स्वयं को क्या कहते थे? आर्य कहते थे।
आर्य नाम से वो बुलाते थे। और जो आर्यों का विरोध करते थे और आर्यों की तरह जो पूजा पाठ नहीं करते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? दास या दस्यु उन्हें नाम दिया गया था। और जो बाद में आप देखेंगे कि प्राचीन काल के बाद, वैदिक सभ्यता के बाद, जो दास शब्द का प्रयोग वो गुलामों के लिए वो प्रयोग होने लगा था। जो पहले क्या करते थे, जो आर्यों का विरोध करते थे, उन्हें दास या दस्यु कहा जाता था। जो ऋग्वेद को छापने का कार्य, ठीक है, उसकी जो ऋग्वेद कालीन जो रचनाएं थी, उनकी छापने का कार्य उन्हें कब हुआ? तो पहले के जो काल हैं, जो ऋग्वेदिक काल है, उसमें क्या था? जो ऋग्वेद को उच्चारित या श्रवण किया जाता था, उसे पढ़ा नहीं जाता। श्रवण होता सुनना। तो ऋग्वेद को की छपाई का जो कार्य कब हुआ था? वो 200 वर्ष पूर्व ही हुआ था। ये बात आप याद रखिएगा। जो ऋग्वेद को सबसे पहली बार अगर छापा गया था, तो कश्मीर से मिली पांडुलिपि का उसमें उपयोग किया गया था। ये पांडुलिपि जिसमें ऋग्वेद को छापा गया था। ऋग्वेद कालीन राजा, जो ऋग्वेद कालीन जो राजा होते थे, तो आप देखेंगे कि उस समय पर जो लोगों को क्या किया जाता था? काम के आधार पर, भाषा, परिवार के आधार पर उनको बांटा जाता था, उनका वर्गीकरण किया जाता था कि आप ये कार्य करते हो, आप पुरोहित का कार्य करते हो, तो आपको पुरोहित का दर्जा दिया जाता था। अगर आप कोई राजा है और अगर आप कोई निकृष्ट कर्म करते हैं, तो आपको उसी कार्य के आधार पर आपकी व्यक्तित्व की गणना की जाती थी। तो जो ऋग्वेद काल में जो काम के आधार पर जिन लोगों का वर्गीकरण किया गया था, वे थे क्या थे? वो पुरोहित थे और राजा थे। जो पुरोहितों को क्या कहा जाता था? उन्हें ब्राह्मण भी कहा जाता था। और क्या करते थे? तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान ये किया करते थे। और जो दूसरा राजा, अगर हम देखते हैं कि जो मध्यकाल के जो राजा थे, उनका विशाल साम्राज्य था। लेकिन जो ऋग्वेदिक काल की अगर हम बात करें, तो ऋग्वेदिक काल में वैसे राजा नहीं थे। तो इनका जो समाज क्या था ऋग्वेदिक काल में, वो मुख्यतः क्या था? ये सभ्यता न होकर ग्रामीण सभ्यता थी। और जो राजा थे वो क्या थे? वो कबीलाई समाज के थे। जैसे किसी कबीले का जो सरदार होता था, वैसे ही वो राजा होते थे। जो ऋग्वेद काल के जो लोग हैं, सर्वसम्मति से एक व्यक्ति को अपना सरदार चुनते थे और उसे राजा का नाम दिया जाता था। और क्या करता था? वो सारे युद्ध वगैरह से जो महत्वपूर्ण जो फैसले लेता था और अपने जो समुदाय को बचाने के लिए वो हर कोई कार्य करता था, उनकी पैरवी करता था। और आपने ये पढ़ा होगा कि युद्ध के लिए गविष्टि शब्द, ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका अर्थ क्या होता है? युद्ध के लिए जो गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वैदिक काल में, तो उसका जो अर्थ होता है वो होता है गायों की खोज। और जो ये राजा थे ऋग्वैदिक कालीन, ये बात भी आप याद रखिए, न तो बड़े महलों में रहते थे और न ही सेनाएं रखते थे और न ही कर वसूलते थे। और युद्ध में जीती गई जो वस्तुएं हैं और धन है, उसको भी क्या करते थे? अपने जो समुदाय हैं उनमें ये बराबर से बांट देते थे। और आपने देखा होगा कि जनता और पूरे समुदाय के लिए उसमें क्या था? पुरोहित और जो राजा थे। लेकिन जनता और समुदाय के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। वो क्या किया गया था? वो विष और जन। जो ऋग्वैदिक कालीन जो राजा होते थे, जो सरदार होते थे, उन्हें विष या जन के वो राजा होते थे। ये बात भी आप गौर कीजिएगा। जो 10 राजयुद्ध, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार पूछा जाता है। जो 10 राजयुद्ध, ये ऋग्वेद के 7वें जो मंडल में इस युद्ध का वर्णन मिलता है। और ये युद्ध कहाँ पर लड़ा गया था? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये युद्ध पुरुषणी नदी पर लड़ा गया था। और किसके मध्य लड़ा गया था? ये बात भी आप याद रखिएगा, सुदास और 10 जनों के मध्य। जो पुरुषणी नदी है, वो प्राचीन काल में उसका नाम पुरुषणी था, उसे रावी नदी को कहा गया है। और इस युद्ध में क्या था? जो सुदास और 10 जनों के मध्य जो युद्ध हुआ था, इसमें सुदास इसमें विजयी रहा था। ये बात भी आप याद रखिएगा। जो ऋग्वैदिक युग में जो वर्ण व्यवस्था थी, जो समाज क्या था, वो मुख्यतः 4 वर्णों में बटा हुआ था। कौन कौन से वो वर्ण थे दोस्तों? पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। इन 4 वर्णों में इनको बांटा गया था। तो ऋग्वेद के जो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में समाज के
चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। ये बात भी आप याद रखिएगा कि इन समाज जो 4 वर्णों में बांटा गया है वो कौन से मंडल में और किस सूक्त में। तो 10वें मंडल में और पुरुष सूक्त में इनका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। ऋग्वेद में जो नदियों का वर्णन, ये ऋग्वेद में कौन कौन सी नदियां थी और महत्वपूर्ण थी। तो जो ऋग्वेद में जो सरस्वती नदी को सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है, और जो गंगा और यमुना नदी हैं जिन्हें हम वर्तमान काल से में उनसे भली भांति परिचित हैं, उनका जो ऋग्वेद में सिर्फ एक ही बार उसका उल्लेख हुआ है। तो चलिए दोस्तों, ऋग्वेद कालीन धातु, ऋग्वेद में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता था। तो इस काल में आर्यों द्वारा जो खोजी गई जो धातु थी वो लोहा थी। लोहे का प्रयोग ये वैदिक काल में किया गया। अगर हम सिंधु सभ्यता की अगर हम बात करें तो सिंधु सभ्यता में जो धातु थी उसे काश्य सभ्यता कहा गया, तो उसमें काश्य धातु का प्रयोग किया जाता था, और लोहे को श्यामयस कहा जाता था। ये बात भी आप याद रखिएगा। ये क्या थी, एक विकसित ग्रामीण सभ्यता थी, और जो सिंधु सभ्यता थी वो क्या थी, वो नगरीय सभ्यता थी। महापाषाण, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है दोस्तों। महापाषाण का क्या अर्थ है। महा हो गया बड़ा और पाषाण हो गया पत्थर। ये बात देखिए, 3500 वर्ष पूर्व जब उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, तो 3000 वर्ष पूर्व, उस समय 3000 वर्ष पूर्व महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा देश के अन्य भागों में विकसित हो रही थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा वो कब से शुरू हुई है, तो 3000 वर्ष पूर्व से। और देखिए महापाषाण जो ये कब्रें क्या होती हैं, इनके बारे में विस्तार से देखिए दोस्तों। तो महापाषाण कब्रें बनाने की जो प्रथा है वो 3000 वर्ष पूर्व कहाँ पर, वो दक्कन में, दक्षिणी भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। और इनका आकार कैसा होता था, तो ये गोलाकार सजाए गए पत्थर और अकेला खड़ा पत्थर, जमीन के नीचे कब्र होने का प्रमाण मिलता है। तो जो ये महापाषाण कब्रें हैं, इनमें क्या थी, गोलाकार पत्थर सजाए जाते थे और एक पत्थर वहां पर खड़ा कर दिया जाता था, बड़े वाला पत्थर। तो इस तरह के जो प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। और ये कब्रों का इतना विस्तार से वर्णन क्यों किया गया है, तो ये बात भी आप याद रखिएगा। इन कब्रों में क्या थे, जो शवों को दफनाया जाता था, और जो ये शव होते थे ये आप देखेंगे कि उनकी जो समाज में हैसियत के अनुसार ये उनका समान इन कब्रों में देखने के लिए मिला है। तो देखिए विस्तार से, इसमें लोहे के औजार, घोड़ों के कंकाल, सामान, पत्थर और सोने के गहने। जो राजा होते थे, बड़े बड़े सामंत और सरदार होते थे, उनकी जो कब्रें में आप देखेंगे घोड़े के कंकाल हैं, सोने के गहने मिले हैं, लोहे के औजार मिले हैं। जो चीज़ें उन्हें प्रिय थी, उनकी मृत्यु के समय उन्हें कब्र में उनके साथ ही दफन कर दिया जाता था। तो ऐसी जो कटार हैं और कुल्हाड़ी हैं और जो बड़े बड़े जो औजार हैं वो हमें उनकी कब्रों में देखने के लिए मिलते हैं। जो महापाषाण कब्रें हैं उस समय की सामाजिक हैसियत को भी प्रकट करती है। ये बात भी आप याद रखिएगा, बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज़ है। जो ब्रह्मगिरी, तो देखिए यहाँ पर जो ब्रह्मगिरी स्थान है जहाँ से ही हमें महापाषाण जो कब्रें देखने के लिए मिली हैं, इसमें जो एक व्यक्ति की कब्र से 33 सोने के सिक्के, सोने के मनके और शंख पाए गए। और बल्कि जो अन्य कब्र हम देखते हैं तो वहाँ पर क्या है, मिट्टी के बर्तन। जो मिट्टी के बर्तन क्या होंगे, जो सामान्य जन, उनकी जब मृत्यु होती थी तो वहाँ पर क्या करती है, तो लकड़ी या मिट्टी के जो बर्तन, लकड़ी के कुछ जो गहने हैं और मिट्टी के बर्तन वहाँ पर दफन कर दिए जाते थे। और जो किसी जो अमीर व्यक्ति या राजा, सामंत या सरदार की अगर वहाँ पर मृत्यु होती थी तो उसकी मृत्यु में जो सोने के सिक्के और शंख वहाँ पर रखे जाते थे। तो चलिए दोस्तों, इनाम गांव की एक विशिष्ट जो कब्र है, व्यक्ति की जो कब्र है, उसमें क्या क्या हमें देखने के लिए मिला है, और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इनाम गांव कहाँ पर है, ये क्या है, भीमा नदी की एक सहायक नदी है, गोड़ के किनारे एक जगह है, उसका नाम है। और इनाम गांव में 3600 वर्ष पूर्व से 2700 वर्ष पूर्व लोग रहते थे। यहाँ पर एक व्यक्ति को 5 कमरों वाले घर के आंगन में दफनाया गया है, और जो ये घर था ये गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। तो ये कोई नामचीन व्यक्ति था जिसका यहाँ पर वर्णन किया गया है।
यहाँ से इनाम गांव से इसके साथ साथ क्या मिला, एक अनाज का गोदाम भी मिला है। और इनाम गांव में लोगों के काम के धंधे कौन कौन से थे, तो यहाँ से क्या है, गेहूं, जौ, चावल, तिल, मटर, बाजरे की खेती के हमें संकेत देखने के लिए मिलते हैं। और कई जानवरों की हड्डियों पर कट के निशान मिले हैं। तो क्या होता था कि लोग इनका शिकार करते थे और उन्हें मारकर खाते थे। महर्षि चरक, इनके बारे में भी आप जान लीजिए दोस्तों। ये बहुत ही जो महत्वपूर्ण शल्य चिकित्सक हुए हैं। तो लगभग 2000 वर्ष पूर्व महर्षि चरक के नाम से ये प्रसिद्ध वैद्य हुए हैं। और इन्होंने जो किताब का नाम है वो है चरक संहिता। और इन्होंने मानव शरीर में 360 हड्डियों का उल्लेख किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो चिकित्सक हुए हैं वैदिक काल के। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जिनसे हमने जो अभी तक पढ़ा है उसको एक बार दोबारा से हमारा जो रिविजन्स हो जाएगा। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु सभ्यता के बाद भारत में किस सभ्यता का विकास हुआ? तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, वैदिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता का विकास हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समाज के चारों वर्णों का उल्लेख किस वेद में है? तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद के 10वें मंडल में। अगला क्वेश्चन देखिए, वैदिक काल को कितने भागों में बांटा जाता है? तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर दो भागों में। और कौन कौन से भाग हैं वे? ऋग्वेद या पूर्व वैदिक काल, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा भारत में कहाँ प्रचलित थी? तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। दक्कन भारत में और उत्तर पूर्वी भारत में, इन दोनों में वो महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा प्रचलित थी। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, महर्षि चरक ने चिकित्सा शास्त्र पर कौन सी पुस्तक लिखी है? तो हमारा जो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चरक संहिता। चरक संहिता का उन्होंने यहाँ पर पुस्तक लिखी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल की कौन सी धातु थी? तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा। लोहा वैदिक काल की प्रमुख धातु थी। महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा कब प्रचलित हुई? तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, 3000 वर्ष पूर्व। 3000 वर्ष पूर्व महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा प्रचलित हुई। अगला क्वेश्चन देखिए, दशराज युद्ध का वर्णन किस वेद में मिलता है? तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। ऋग्वेद के 7वें मंडल में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कौन से वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है और अब पूछे जाने की संभावना है आगे भी। तो हमारे यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद को पहली बार छापने के लिए ऋग्वेद की कहाँ से मिली पांडुलिपि का इस्तेमाल किया गया? तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर से। कश्मीर से मिली पांडुलिपि का इस्तेमाल किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद कितने वर्ष पुरानी कृति है? तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, 3500 वर्ष पुरानी। जो ऋग्वेद है वो 3500 वर्ष पुरानी कृति है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ऋग्वेद की भाषा कौन सी थी? तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, वैदिक संस्कृत। जो ऋग्वेद की भाषा थी वो वैदिक संस्कृति थी। तो आप सभी दोस्तों को हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और वीडियोज़ को शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपसे मिलता हूँ, आपका अपना दोस्त श्रवण कुमार।